सितंबर 2022 जब ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च टीम रात के आसमान में कुछ रेडियो सिग्नल को एमिट करने वाले ऑब्जेक्ट लाइक न्यूट्रॉन स्टार और पल्सार पर रिसर्च कर रही थी, तभी उन्होंने एक स्कूटम कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन से एक ऐसा रेडियो सिग्नल आता हुआ दिखाई दिया जो किसी नोन ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा था। और क्या आप जानते हो कि इसमें सबसे अजीब बात क्या है? ये सिग्नल कंटिन्यू 5 मिनट तक फ्लैश करता रहता और फिर अचानक 22 मिनट बाद वापस लौट जाता। नाउ इस मिस्टीरियस इंसिडेंट के बाद जब इस सिग्नल की जांच पड़ताल की गई, तब ये पता चला कि ये सिग्नल रियल में पिछले 35 ईयर से ये हमें मिल रहा था। बट आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है और कहीं ये सिग्नल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तो नहीं, क्योंकि जब जब उस सिग्नल को कंप्यूटर में डाला जा रहा था तब केवल एक ही मैसेज पॉप होता रहता, मैच नॉट फाउंड। अब जैसा कि जस्ट अभी हमने आपको एक क्लू दिया कि हो सकता हो कि कोई एलियन सिविलाइजेशन हमें अपना लोकेशन बताने का ट्राई कर रहे हो, क्योंकि लगातार 35 ईयर से एक ही सिग्नल का हर 22 मिनट के इंटरवल पर रिपीट होना ये मोस्टली तभी पॉसिबल है जब उस सिग्नल का सोर्स कोई अननेचुरल ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डिनरी पल्सार या एक मैग्नेटार धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और एक टाइम बाद रेडियो सिग्नल भेजना भी बंद कर देते हैं। तो अब इन सब डाटा के बेसिस पर यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मे बी हो सकता हो कि इसका कोई अननेचुरल सोर्स हो, और वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस यूनिवर्स में ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट भी जरूर हैं जिन्हें साइंटिस्ट पूरी तरीके से अभी समझ नहीं पाए हैं, और हो सकता हो कि ये सिग्नल वहीं से आ रहा हो। अब देखो, इस चीज को एकदम क्लियर समझने के लिए हमें इसकी स्टोरी को शुरू से समझना होगा कि आखिर इसका ओरिजिन पॉइंट क्या हो सकता है। अब सबसे पहले इस वियर्ड से रेडियो सिग्नल को एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने एक नॉर्मल से कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए खोजा था, मीन्स नॉट फॉर अ सीरियस पर्पज। बट इस स्टोरी की शुरुआत भी एक दूसरी स्टोरी से होती है, जिसे ईयर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के क्रिटन यूनिवर्सिटी के एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने ये नोटिस किया कि 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग एक सिग्नल एक लाइट बीम की तरह अर्थ की ओर आ रहा था। और जब उन्होंने इसके बारे में अपने मेंटोर को बताया तो उन्होंने खुद आकर इस पर रिसर्च स्टार्ट कर दिया, जिसमें पहले तो उन्हें उस सिग्नल के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। बट जब उन्होंने इस पैटर्न पर नोटिस किया कि हर 18 मिनट के इंटरवल पर ये सिग्नल रिपीट कर रहा है, तब उन्हें ये तुरंत फील हुआ कि ये उनकी लाइफ की एक गेम चेंजर डिस्कवरी हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली कि इससे पहले वो उस ऑब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी कर पाते, सिर्फ 3 महीने के अंदर ही वो सिग्नल अचानक से गायब हो गया। और फिर उनके इस अनएक्सपेक्टेड डिसअपीयरेंस को देखकर उनकी टीम इस बात को लेकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये ऑब्जेक्ट हो क्या सकता है। और फिर क्या था, उन्होंने इसके आंसर के लिए इस पूरे सदर्न हेमिस्फीयर को दोबारा से स्कैन करने का सोचा, और एक बार फिर दोबारा से स्कैन करने के बावजूद उनके हाथ कोई क्लू नहीं मिला। एंड सो वो अपनी स्टडी को बंद ही करने वाले थे कि तभी उन्हें एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो 18 तो नहीं बट 22 मिनट बाद वापस आ रहा था। और फिर इस स्टडी को दोबारा से स्टार्ट किया गया, जिसमें उस सिग्नल को J183910 नाम दिया गया। अब देखो, ये सिग्नल तो मिला, बट उनके और उनकी टीम के दिमाग में ये क्वेश्चन अभी भी घूम रहा था कि ये 22 मिनट वाले सिग्नल का कनेक्शन उस 18 मिनट से तो नहीं। और फिर उन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए रेडियो डाटा को स्टडी किया, और पता है उन्हें क्या मिला? उन्होंने ये नोटिस किया कि इस सिग्नल को पिछले 35 ईयर से मींस 1988 में इंडिया और यूएस के टेलीस्कोप ने पहली बार डिटेक्ट किया था। बट डाटा के पाइल में वो कहीं खो गया था, और जब इसे डिस्कवर किया गया तो ये साफ हो गया कि ये सिग्नल कम से कम 35 सालों से हर 22 मिनट के इंटरवल के बाद 5 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग रेडियो बर्स्ट हमारी ओर आ रहा है। और जब इसके इंटरवल की बेसिस पर साइंटिस्टों ने कैलकुलेट किया तो उन्हें ये पता चला कि ये अननोन सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट हमसे महज 15,000 लाइट ईयर दूर है। और अब बस सिर्फ एक ही सवाल का इंतजार था कि आखिर वो ऑब्जेक्ट है क्या चीज़। और जब उनकी टीम ने पास्ट में हुए कुछ इसी तरीके के इंसिडेंट के डाटा से मैच कराया, तब उन्होंने ये देखा कि ऑलमोस्ट सभी पुराने सिग्नल न्यूट्रॉन स्टार के टिपिकल कैटेगरी मींस पल्सार से एमिट हो रहे थे। अब देखो, दरअसल होता ये है, जब सन से 10 टाइम्स या फिर 20 टाइम्स बड़े स्टार सुपरनोवा करते हैं तो वो व्हाइट डॉर्फ स्टार बनने के बजाय साइज में उससे भी छोटे एक सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कभी कभी यहाँ पर कुछ न्यूट्रॉन स्टार का मास इतना ज्यादा हो जाता है कि ग्रेविटी की वजह से उनका मैटर अपने अंदर ही कोलैप्स होने लगता है, जिससे वो स्टार कंप्रेस हो जाते हैं और उनकी साइज भी छोटी हो जाती है। और फिर अपने एंगुलर मोमेंटम को कन्वर्स करने के लिए
ये स्टार्स काफ़ी तेज़ी से रिवॉल्व करने लगते हैं और फिर इन्हीं रिवॉल्व करते हुए न्यूट्रॉन स्टार को साइंटिस्ट पल्सार का नाम देते हैं। अब क्योंकि पल्सार का एनवायरनमेंट न्यूट्रॉन स्टार के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है और फिर इसी डेंस इन्वायरमेंट के रीज़न से पल्सार में मौजूद न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डीके हो जाते हैं और इसके सरफेस पर तेज़ी से रिवॉल्व करने लगते हैं, जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और फिर कुछ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते ही उसके डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाते हैं, जिससे वो अपनी एनर्जी को रेडियो सिग्नल के फॉर्म में एमिट कर पाते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पल्सार का मैग्नेटिक एक्सिस और रोटेशन एक्सिस सेम ही हो, जस्ट लाइक अ अर्थ। और यही रीज़न भी है कि जब एक पल्सार अपने रोटेशन एक्सिस पर रिवॉल्व करता है तो इनके रेडिएशन एमिट करने वाली टिप्स हमारी अर्थ की ओर पॉइंट होती हैं। बट क्या ये सिग्नल एक पल्सार द्वारा एमिट हुआ था? क्योंकि किसी पल्सार का रोटेशन स्पीड उनकी लाइफ टाइम को डिसाइड करता है, इसीलिए साइंटिस्ट उन सारे पल्सार को जो उन्होंने पास्ट में खोजा था उनके रोटेशनल पीरियड के अकॉर्डिंग उन्हें एक ग्राफ पर प्लॉट कर दिया, जिसमें नॉर्मल पल्सार का पल्सेटिंग पीरियड 0.25 से 2 सेकेंड के बीच में होता है। इसीलिए सभी पल्सार इसी रीजन में आते हैं। बट लगातार घूमते रहने के कारण इनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिससे इनकी रोटेशनल स्पीड में कमी आ जाती है और अगर रोटेशनल स्पीड कम हुआ तो इनका पल्सेटिंग पीरियड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और फिर पल्सार इस रीजन में मूव करने लगेगा, जिन्हें साइंटिस्टों ने डेथ वैली का नाम दिया है, जिसमें एंटर करते ही पल्सार लगभग अपने एंड स्टेज तक पहुंच जाते हैं। इस रीजन में पल्सार की एनर्जी इतनी हद तक कम हो जाती है कि वो लगभग ना के बराबर रेडिएशन एमिट कर पाते हैं। बट जब इस वाले सिग्नल को उस ग्राफ पर प्लॉट किया गया तब साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये डेथ वैली के बियॉन्ड होने के बावजूद ये स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल को एमिट कर रहा था और जिसका मतलब तो ये साफ है कि ये पल्सार तो बिल्कुल नहीं था। बट जब उन्होंने एक बात ये नोटिस किया कि इन पल्सार में भी एक कैटेगरी होती है जो कुछ इस तरीके से सिग्नल को एमिट करते हैं और वो ऑब्जेक्ट होते हैं मैग्नेटॉर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि ये मैग्नेटॉर इतने हाई एनर्जेटिक होते हैं कि ये रेडियो सिग्नल के साथ साथ एक्सरेज भी एमिट करते हैं और इसीलिए उसको मैग्नेटॉर कहने की पॉसिबिलिटी भी रोल आउट कर दी जाती है। मीन्स ऑल इन ऑल साइंटिस्टों को मिला ये ऑब्जेक्ट ना तो एक पल्सार था और ना ही मैग्नेटॉर, और जिसका मतलब ये साफ था कि वो ऑब्जेक्ट किसी भी नोन ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा था और इसीलिए उनके अकॉर्डिंग ये अभी भी एक लॉन्ग स्टैंडर्ड मिस्ट्री थी। और फिर तमाम पॉसिबिलिटी पर स्टडी करने के बाद उनकी नज़र में आया व्हाइट ड्वार्फ पल्सार। अब जैसा कि इसके नाम से ही कंफर्म है कि जब अपने सन से भी छोटा स्टार सुपरनोवा करता है तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये सन से 0.8 टाइम्स ज़्यादा मैसिव हो जाते हैं तो हाई डेंसिटी के कारण ये अपने चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं और जहाँ पर एक पल्सार में न्यूट्रॉन स्टार इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डीके हो जाता है, वहीं ये केवल इलेक्ट्रॉन से ही बने होते हैं जिनकी रोटेशन स्पीड 100 से 1000 सेकेंड के बीच होती है और ये सिग्नल 22 मिनट्स मीन्स 1320 सेकेंड में रिपीट कर रहा था, जिससे वो कुछ हद तक तो सिमिलर बन जाता है। बट अभी भी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, बट इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।